देश में चुनाव है, हर तरफ प्रचार, लुभावने वादे और वोट बैंक की राजनीति जोरों पर है। ऐसे में चर्चा मणिपुर की भी हो रही है कि आखिर सियासी पार्टियां वहां कैसे प्लान कर रही हैं। मणिपुर की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से ये राज्य दो समुदायों के विवाद की वजह से जल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प है कि चुनावों की घोषणा और सुगबुगाहट बढ़ने के बाद राज्य के हालात कैसे हैं। घटनाएं और झड़पों के मामले बढ़े या कम हुए। नमस्कार, मैं मेघना सचदेवा आपके लिए आज लेकर आई हूं चुनावों के बीच मणिपुर की कहानी। कहानी शुरू करते हैं मणिपुर के चुनावी ढांचे को समझने से। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की 2 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल में आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर के लगभग आधे क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वहीं बाकी के आधे क्षेत्रों में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनावों की घोषणा के बाद मणिपुर में हिंसा कम होने के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव की तैयारी के तहत राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 162 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके झा ने बताया, स्थिति जटिल थी क्योंकि हमें चुनाव ड्यूटी के लिए लोगों की व्यवस्था करनी थी और ये सुनिश्चित करना था कि राहत शिविरों में रहने वाले लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और यहीं से हमने काम शुरू किया। हमने 10 जिलों में फैले आईडीपी की पहचान की। राहत शिविर में 60,000 लोग रह रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि आईडी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी और राज्य में आईडीपी प्रारूप में 24,000 से 25,000 मतदाता होंगे। झा ने कहा, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य भर में लगभग 94 विशेष मतदान केंद्रों की पहचान की गई। आंतरिक और बाहरी लोकसभा चुनावों के लिए लगभग 94 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये तो हो गई चुनाव आयोग की तैयारी की बात। बता दें कि पिछले साल 3 मई को शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद कम से कम 220 लोग मणिपुर में मारे गए, 1500 घायल हुए, 60,000 लोग विस्थापित हुए। लेकिन जमीनी हकीकत को देखने के लिए कुछ चुनिंदा मीडिया हाउस ही मणिपुर पहुंच पा रहे हैं। Scroll.in के पत्रकारों ने विस्थापित कियाम काजल चानू से बात की। वैसे तो इस साल वो अपना पहला वोट डालती, लेकिन 19 साल की मैतई महिला जो 1 साल पहले तक मणिपुर के चुराचांदपुर के एक स्कूल में पढ़ा रही थी, वो इस बार वोट नहीं देंगी। उन्होंने कहा, अगर मैं वोट करूंगी तो कुछ नहीं बदलेगा। उन्हें ये डर सता रहा है कि वोट डालने जाऊंगी तो कहीं वापस ही ना लौट पाऊं। रिपोर्ट में कहा गया कि 11 महीने बीत चुके हैं और चानू का परिवार मोइरांग में एक राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर है। ये हालात चानू के लिए चिंता, बुरे सपने और सांस फूलने के बराबर है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार मणिपुर में 24,500 से ज्यादा विस्थापित लोगों की पहचान लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र के रूप में की गई है। वैसे तो आपको बताया हमने कि इनके लिए विशेष मतदान केंद्र की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, लेकिन ये 2 रिपोर्ट्स बताती हैं कि चुनावी तैयारियों और लोगों के बीच उनके डर को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने के अभियानों के बीच अभी फासला बहुत ही ज्यादा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि चानू ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे से वो नाराज थी कि वक्त पर हस्तक्षेप से मणिपुर में स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल गलत है। मणिपुर बचा ही नहीं, ये अभी भी संकट में है। उसने कहा, जब हम केंद्र द्वारा वक्त पर हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये दंगे भड़कने से पहले होना चाहिए था। दंगों के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं जब हम में से हजारों लोग अभी भी राहत शिविर में हैं? अगर हालात सुधरे होते तो हम वोट बहिष्कार का फैसला नहीं करते। लगभग 1 साल से चल रहे जातीय संघर्ष पर द हिंदू ने भी लेख छापा है। रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय जनता पार्टी खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाती है क्योंकि वो इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए लड़ रही है, जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। राज्य में पार्टी एकमात्र उम्मीदवार ठाकुर बसंत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतर चुकी है और पहली प्राथमिकता के रूप में शांति की बहाली का वो वादा करते हैं। भाजपा को भी राज्य सरकार के संघर्ष से निपटने के तरीके को सकारात्मक रूप से पेश करने के तरीके खोजने होंगे।
बात की जाए इम्फाल शहर की, जो कि मणिपुर का हिस्सा है, तो वहां 80 साल के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी इबो चौबा सिंह कहते हैं, अगर भाजपा ना होती तो ये टकराव होता ही नहीं। गौरतलब है वो उस टकराव की बात कर रहे हैं जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुआ। जल जंगल जमीन की इस लड़ाई में बाहरी लोगों पर कई बार आरोप लगे, लेकिन मणिपुर के लोग अब भी सरकारों के जिम्मेदारी से बचने पर उनसे नाराज हैं, जिसका असर चुनाव पर हो सकता है। ये जानना भी जरूरी है कि मणिपुर में हिंसा से पहले और बाद में राज्य छोड़कर गए लोगों के लिए आखिर वोटिंग की क्या व्यवस्था है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट कहती है कि राज्य छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में बसने वाले लोगों ने एक भावुक अपील की है। उनका कहना है कि उनके साथ बाहरी लोगों जैसा बर्ताव ना किया जाए, क्योंकि उन्हें भी मतदान करना है। संघर्ष प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों में रहने वाले विस्थापित लोग 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी चुनावों में मतदान तो कर पाएंगे, लेकिन राज्य के बाहर जा चुके लोग घर वापस लौटने में असमर्थ हैं। उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। दरअसल उन लोगों को लगता है कि उनका वापस लौटना अभी वैसे भी सुरक्षित नहीं है, और अधिकारियों का भी कहना है कि उन्हें वोट दिलाना संभव नहीं है। इससे पहले कुकी और मैतेई समूहों के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ ये मुद्दा उठाया था। जिन लोगों ने राज्य के बाहर शरण ली है, उनका कहना है कि अगर मतदान की व्यवस्था नहीं हो सकती तो उन्हें डाक मतपत्रों के जरिए ही मतदान करने की परमिशन दी जानी चाहिए। मणिपुर के कुकी समुदाय से जुड़े 10 विधायकों ने इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग से कहा था कि राज्य के बाहर रहने वाले विस्थापित लोगों को वहां से मतदान करने की परमिशन दी जाए जहां वो रहते हैं। विधायकों ने कहा कि अगर देश के अलग अलग हिस्सों में शरण ले चुके हमारे लोगों के लिए मतदान की व्यवस्था नहीं की गई तो हमारे कई वास्तविक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो मणिपुर में कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, बाकी 20 नगा और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक बने 12 मुख्यमंत्रियों में से 2 ही जनजाति से थे, जबकि 2 लोकसभा सीटें मणिपुर में आती हैं। अंत में आप इस बात पर भी गौर करिए कि मणिपुर के हालात पर 2 बड़ी पार्टियों के आखिर क्या आरोप और बचाव हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के बयान की बात करते हैं। द असम ट्रिब्यून अखबार को दिए साक्षात्कार में पीएम ने मणिपुर की स्थिति और विपक्ष की आलोचना के बारे में कहा कि स्थिति में संवेदनशीलता से निपटना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, मैं संसद में पहले ही इस बारे में बोल चुका हूं। हमने संघर्ष को हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधनों और प्रशासनिक मशीनरी को समर्पित किया है। भारत सरकार के वक्त पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के चलते राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर सीधा निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि भाजपा का ये दावा करना अपमानजनक और बेशर्मी है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को बचा लिया। सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। डर और भय का माहौल बना हुआ है और समुदाय अलग अलग रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने 11 महीने में मणिपुर का दौरा नहीं किया और न ही 3 मिनट के अलावा इस बारे में कोई बात की। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री या विधायकों या सांसदों से भी मुलाकात नहीं की है। मणिपुर की इस कहानी और उसके हालात पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।